हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में न्यूटन्स के तीनों नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन की जो तीन नियम है, तीन लॉज है, वो बहुत सिंपल है बेटा। बहुत सिंपल कैसे? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर क्या नहीं लग जाता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। इट मीन्स अगर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है बेटा, वो ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा अगर रेस्ट पर है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट काय में रहेगा बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो काय में रहेगा, मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर क्या नहीं लग जाता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। जैसे कि ये पेन, दिस इज अ पेन, और ये पेन अभी काय पर है, रेस्ट पर है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि इस पे क्या नहीं लग जाता, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया को भी बोलते हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है, जैसा अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब बुक ऑन अ टेबल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। आप जो बुक पढ़ते हो वो टेबल पर रखी रहती है, वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। अगर आप सुबह भी उसको बुक पर टेबल पर रहेगी, तो शाम में भी आपको जो बुक है वो आपको टेबल पर ही मिलेगी, जब तक कि आप उसको उठा के दूसरी जगह नहीं रख देते, जब तक कि उस पर आप फोर्स लगा के दूसरी जगह पर नहीं रख देते। यही तो बेटा क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। तो ये न्यूटन ने बोला, भैया न्यूटन बाबा है, न्यूटन बाबा ने यही समझा, पहला नियम ये समझा उन्होंने। समझ में आई कि नहीं बात? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, सिंपल सी बात याद रखना हमेशा के लिए, फिजिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल अगर आपको पता है तो आप कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर अपन एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ हो गया, इसको आप कॉन्सेप्ट याद रखें ये वाला, और एग्जांपल लिख लें, बुक बुक ऑन अ टेबल, अ बुक ऑन अ टेबल, सबसे बेस्ट एग्जांपल। समझ में आ गई बात? अब अगर हम बात करें न्यूटन के सेकेंड लॉ की, न्यूटन के सेकेंड लॉ की, सब मुझे बोलते सर आप एक चीज को दो बार रिपीट कर देते हो। तो बेटा अगर आप किसी चीज को तीन बार अगर आप सुन लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आपके जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तीन चीजें लेके चलना है, आर आर आर, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तीन बार अगर आपने किसी चीजों को देख लिया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड लॉ देखिए। सेकेंड लॉ क्या होता है? तो सेकेंड लॉ ये होता है बेटा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ, जब भी नीचे डिवाइड में टाइम लग जाए तो क्या लगा दो बेटा, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर जितना मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। ये डीपी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, t2 माइनस t1। ये dt का मतलब होता है चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1। और ये पूरे dp अपॉन dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको याद रखना है। और अगर dy बाई dt को अगर हम अलग कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये डी बाई डी टी लगा दिया, डीपी लगा दिया, डी टी लगा दिया, सब क्या है? तो बेटा ये सब ये है। समझ में आ गई बात आपको? और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बॉलर या जो कैच, बॉलर बॉलिंग करता है, अब बॉलिंग उसने डाली, जो बैटिंग करता है वो कैच उठा देता है। अब कैच उठाता है तो कैच बहुत ऊपर जाता है, बहुत हाई कैच होता है। तो जो वहां पर फील्डर होता है उसको कैच को पकड़ता है, उस कैच को क्या करता है बेटा, वो पकड़ता है, कैच करता है। और जब उसको कैच करेगा
तो आपने देखा होगा हमेशा कि वो हाथ को पीछे ले, जैसे बॉल है इसको ये पीछे लेके आता है, हाथ को क्या लेके आता है, पीछे लेके आता है। ऐसा क्यों लेके आता है बेटा? क्योंकि टाइम को देखो बढ़ा रहा है, टाइम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और अगर बेटा अगर वो टाइम को बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या होगा, टाइम को बढ़ाएगा, देखो यहाँ पर एफ इज डीपी प्रोपोर्शनल डीपी बाई डी। देखो टाइम बढ़ाया, फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब उसके हाथ में जो चोट लगेगी, जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, तो उसको चोट लगने के चांस कम हो जाएंगे। इसी वजह से न्यूटन का जो सेकंड नियम है ये बताता है कि जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स कम लगेगा। मतलब अगर आपने टाइम को बढ़ाया तो फोर्स क्या लगेगा, कम। ऐसा क्यों? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। क्या है ये? इनवर्सली, 1 के अपॉन में। मतलब एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज कम हो जाएगी। या फिर हम अगर वाइस वर्सा देखें, ये तो हमने देखा कि टाइम को बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। या अगर हम दूसरी चीज देखें वाइस वर्सा, तो हम टाइम को अगर कम करेंगे, तो अगर हम टाइम को कम करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी, अब कम समय के अंदर जोर से अगर बॉल को मारना हो तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर फोर्स, अगर आपको जोर से गेंद को मारना है, मतलब फोर्स अगर ज्यादा लगाना है, तो आपको क्या कम करना पड़ेगा, आपका टाइम ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। कम से कम समय में आपको बॉल को हिट करना पड़ेगा, जोर से मारना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? बोलो कोई समस्या? आगे बढ़े बेटा, बोलो बेटा आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अगर बात करें न्यूटन के थर्ड नियम की, इसकी बात करते हैं न्यूटन के थर्ड के नियम की या थर्ड के लॉ की। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? बच्चे बच्चे को कोने कोने में पता है भैया कि न्यूटन का थर्ड नियम क्या होता है। न्यूटन बाबा ने तीसरा नियम क्या दिया? तो न्यूटन बाबा ने तीसरा नियम ये दिया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप जो एक्शन करोगे वही तो बदले में आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। ये रियल लाइफ में भी डिपेंड करता है। आप जैसा आप एक्शन करोगे किसी दूसरे पीपलों के साथ, वैसे ही आपको दूसरों जो पीपल है, दूसरे जो लोग हैं, उनसे आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। फॉर एवरी एक्शन, जैसे आपने एक्शन किया बदले में आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो ये एक तो बचपन वाली डेफिनेशन हो गई है। बचपन में हम जो डेफिनेशन पढ़ते थे बेटा, अब हम बड़े हो गए हैं, 11th 12th में आ गए हैं, तो हमको 11th के हिसाब से डेफिनेशन याद करना पड़ेगी। तो 11th के हिसाब से डेफिनेशन क्या है बेटा, एफ इक्वल्स टू माइनस एफ टू। मतलब क्या? मतलब ये है बेटा कि सपोज किया एक ये ऑब्जेक्ट है पैनल, एक ऑब्जेक्ट हूं आयुष सर। अब ये आयुष सर एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो आयुष सर कितना फोर्स लगाएंगे, F1। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये F2। इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगेगा, F2। सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा F2 फोर्स लगेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या लगाएगा, F1 का फोर्स लगाएगा। सिर्फ बेटा 5 मिनट का वीडियो खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फिजिक्स में बेटा कुछ भी दम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद रखो, आपकी सारी चीजें हो जाएगी। न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और सब चीजें। और डेरिवेशन में क्या याद रखे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बाकी आपसे चीजें बन जाएगी। देखिए ध्यान से, देखिए फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। क्या लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहा है, तो बदले में उसको भी क्या मिलेगा, वहां पर फोर्स मिलेगा, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो जो फोर्स लगता है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इससे जो डेफिनेशन हम बन जाएगी, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, आफ्टर सम टाइम सेकंड बॉडी आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि बच्चे आप सभी को पता है, एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप खुद ही इसको अप्लाई करते हो, न्यूटन के थर्ड लॉ, और ये नियम खत्म, लॉ खत्म। आपने किसी को जोर से चाटा मारा, फॉर एवरी एक्शन, अब आपको क्या मिलेगा बेटा, बदले में क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलना तय है। तो वो भी आपको इतनी ही जोर से क्या मारेगा, चाटा मारेगा। तो आपने उसको इस तरफ अगर चाटा मारा है, तो आपको इस तरफ चाटा मारेगा। मतलब आपका डायरेक्शन इधर था, उसका डायरेक्शन किधर है, इधर। तो आपने अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो उसने भी कितने न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, 5 न्यूटन का, और इक्वल फोर्स हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसलिए बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आई बात? जैसे कि बच्चों को अगर मैं एक चाटा मारूंगा, तो बदले में बच्चा
मुझे चाटा मार सकता है कि नहीं? तो मेरे लिए तो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो नहीं होता। बट अगर बाहर अगर ऐसा हो गया तो बच्चे भी नहीं छोड़ते भैया आजकल के, ठीक है ना? तो बच्चे को भी अगर आप एक्शन करोगे तो बदले में क्या मिल जाएगा आपको? रिएक्शन मिल जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गए बेटा अपने न्यूटन के 3 लॉज हो गए। सबको बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करते हैं कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसका प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है। अभी हम शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं कि dp बाय dt से जो फॉर्मूला प्रूफ होके आता है हमारा, वो आता है F इक्वल टू ma, फादर इक्वल टू मदर, फादर इक्वल टू मदर। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है बेटा। 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे डेरिवेशन, ध्यान से देखिए, और एक वीडियो हमारा आज का समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए क्लास 11 की सीरीज लेके आऊंगा या क्लास 12 की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि सर 12th की पूरी सीरीज लेके आए, 12th के पूरे एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक न्यूमेरिकल सारी चीजें लेके आए, क्लास 11 के लेके आए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो कमेंट करेंगे या पर्सनली मुझे फोन करेंगे या कॉल करेंगे, उसी आधार पर आगे वीडियो बनेंगे, ठीक है बेटा? तो आप एक ही सीरीज चलेगी अपनी, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके लिए लेके आते रहूंगा। तो जो फैक्ट है अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को वायरल करें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना पाऊँ। अब दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ हमको प्रूफ करना था, ठीक है? बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से। बस मैंने आपको बोला है कि डेरिवेशन याद करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट याद रखो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है? चेंज इन मोमेंटम। क्या याद रखना, बोलो? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? P2 माइनस P1। चेंज मोमेंटम डायरेक्टली फर्स्ट क्या लिख दिया हमने? P2 माइनस P1। बस यही याद रखना है। डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए गिवन क्या चीज लिख सकते हैं? फॉर्मूला, गिवन और फॉर्मूला। और थ्योरेटिकल या केस स्टडी सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा, कोई दम नहीं है फिजिक्स में। अब ध्यान से देखिए, खाली 1 मिनट, खाली 1 मिनट। देखो चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम क्या होता है हमारा? मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P2 को m2 v2 माइनस m1 v1। अब मास तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम ही रहेगा। जैसे मेरे को ऑब्जेक्ट, मेरा मोमेंटम पहले P1 था और मेरा मोमेंटम बाद में P2 हो गया, तो मेरा मास तो वही रहेगा। मोमेंटम मतलब रिमेनिंग एनर्जी, ठीक है? मोमेंटम मतलब क्या था? टोटल रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, देखिए खत्म हो गया डेरिवेशन। इसको एज इट इज लिखना है आपको। यहाँ पर अगर हम मास को कॉमन निकालते हैं, ये भी m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू m। ये क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। बोला बात समझ में इतनी? या फिर हम कह सकते हैं ये फाइनल वेलोसिटी v2 को हमने v ले लिया और इनिशियल वेलोसिटी v1 को हमने u ले लिया, तो क्या होगा? ये m v माइनस u। यहाँ जगह चेंज इन मोमेंटम वापस। अब यहाँ अगर हम लगाते हैं रेट ऑफ, अगर हम कुछ टाइम की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट आ गया, मतलब मैंने आपको सिखाया जीवन में, जब कभी भी रेट आ जाए नीचे टाइम से डिवाइड कर दो। अब v माइनस u अपॉन टी कितना होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो हमने क्या लिख दिया? वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए हो जाएगा, और m इंटू ए को क्या लिखते हैं अपन? f। क्या लिख देते हैं? f। तो dp अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? f हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट को क्या मानेंगे? 1, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। f इक्वल टू dp अपॉन dt, ये आ जाएगा। f इक्वल टू ma होता है ना, देखिए f इक्वल टू ma होता है, तो ये हो जाएगा। या फिर dp बाई dt को हम ये लिख सकते हैं f। समझ मेरी बात? तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको लाना था, तो ये फॉर्मूला भी हमारा आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले हमारा बन सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इससे हम ये भी बना सकते हैं, वापस इससे ये भी बना सकते हैं। ये हमको f इक्वल टू m लाना है, तो इसको f लिख दिया, और ये m ऐसा का ऐसा, और ये a ऐसा का, यही प्रूफ हो गया था। इसको खाली f लिख दो बस ऊपर से, या इसको भी लेके आना हो तो ये फॉर्मूले को इससे लेके आ सकते हो। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल डेरिवेशन है। आपको खाली एक बात याद रखना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? P2 माइनस P1। फिर P2 माइनस P1 को m1 v2 लिख दे, फाइनल m2 v2 m1 v1, फिर m सेम हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u। ये एक्सेलरेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज मतलब माइनस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसलिए हमने a को लिख दिया, इसलिए v1 से लिख दिया। समझ में आई दोस्तों?
तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है बेटा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सुबह सुबह मॉर्निंग में बनाने का जो समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, और ना ही इवनिंग में मिल पाता है, बट आपके लिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे मटेरियल लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। आने वाले समय में आपके लिए समय निकाला जाएगा, बेहतर और इससे ज़्यादा टाइम के वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों।